दोस्तों यहाँ पर टिकल्स थ्रश बैठी हुई है। देखिए बिल्कुल इसके बॉडी पर सिंगल कलर ही है, मतलब थोड़ा ग्रेइश डल टाइप का कलर है। केवल इसकी जो चोंच है वो ब्राइट येलो होती है। यहाँ पर ये कुछ swallow भी कर रहा है। बर्ड्स की आदत होती है कई बार जो खाना उन्होंने स्वॉलो किया होता है उसको आधा पचने के बाद वो कई बार बाहर निकालते हैं पेलेट के फॉर्म में, या तो उसको दोबारा से स्वॉलो कर लेते हैं या बाहर भी फेंक देते हैं जो चीज़ डाइजेस्ट करने के लायक नहीं है। तो ये टिकल्स थ्रश आपको समर मंथ्स में जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो ये आपको लोअर हिमालयाज में मिलेगा। तो साउथ की तरफ से आता है, ये समर माइग्रेंट है एक तरह से अगर देखा जाए। पहले भी मैंने देखा हुआ है कोट द्वार के एरिया में। तो ये भी फुट हिल्स ही है। अभी मैं हूँ राजा जी नेशनल पार्क के पास जंगली रिजॉर्ट में। अभी कॉमन रोज फिंच की फीमेल आ गई है उसी जगह पर जहाँ पर टिकल्स थ्रश बैठी हुई थी थोड़ी देर पहले। कॉमन रोज फिंच विंटर माइग्रेंट है। अब ये देखिए सब एल्टीट्यूडनल माइग्रेंट है। जो टिकल्स थ्रश अभी आपने देखा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है समर सीजन में, और मोस्ट लाइकली इसका ब्रीडिंग एरिया भी यही है लोअर हिमालयाज। लेकिन जो कॉमन रोज फिंच है उसका ब्रीडिंग एरिया जो है वो अपर हिमालयाज में है, मतलब 10,008 से 10,000 फीट के बीच में। और ये विंटर में जब वहां पे ज्यादा ठंड पड़ जाती है, बर्फ पड़ जाती है, तो ये लोअर हिमालयाज में आ जाती है विंटर में यहाँ पे अपना विंटर स्पेंड करने के लिए। तो देखिए समर और विंटर माइग्रेंट्स एक साथ आपको इस समय मिल रहे हैं इस जगह पर। ये है वर्डिटर फ्लाई कैचर का एक पेयर बैठा हुआ है। दोनों एक ही तरह लगते हैं। फीमेल हो सकता है थोड़ी लाइट कलर्ड हो। इसका बॉडी का कलर बिल्कुल एक ब्रिलियंट ब्लू कलर होता है। लाइट ब्लू होता है, ब्रिलियंट ब्लू होता है। और ये जो एग्जैक्ट कलर है ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर है। और कॉपर सल्फेट जो है उसको जो जो उसका कंपाउंड है उसको वर्डिटर कहा जाता है। तो इससे इसका नाम पड़ा है वर्डिटर फ्लाई कैचर। इसके पूरी बॉडी पर ऐसा ही ब्लू कलर होता है, केवल जो आंख के पास का एरिया होता है वहां पर काले रंग का एक पैच होता है। तो जब आप इस बर्ड को फ्रंट से देखोगे सामने से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे काले रंग का चश्मा इसने लगाया हुआ है। अभी मैं रूफ टॉप डेक पे हूँ शाम के समय, मतलब शाम के टाइम अगर आप 4:30 से लेके और 6 सवा 6 बजे तक, जो जिस टाइम पे धूप कम हो जाती है और शाम आने वाली होती है, उस टाइम पे बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे दिखती हैं। तो सुबह मैंने यहाँ पे सनराइज के बाद सुना था कि ब्लैक फ्रैंकोलिन बहुत बोल रहा था बगल वाले खेत से। यहाँ पहले सरसों लगी हुई थी, अभी ये खाली है। तो शाम को मैं उम्मीद में थी कि यहाँ पे दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जंगल बुश क्वेल दिख रही हैं। तो रॉक बुश क्वेल की तरह ही दिखती हैं ये लगभग। रॉक बुश क्वेल मैंने काफी सारी बिग वन में देखी हुई है, वो एक अलग तरीके का लैंडस्केप है, लेकिन स्क्रब फॉरेस्ट है वो भी। और यहाँ पे आपको जो दिख रही है जंगल बुश क्वेल है। 6 से 25 बर्ड्स का ग्रुप एक साथ हो सकता है। और ये भी फेजिनिडी फैमिली का ही है, सेम फैमिली जिससे पीकॉक बिलोंग करता है। और ये सारे ही गेम बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये कि एक टाइम पे इनका बहुत शिकार हुआ है और इनको खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये पक्षी सारे बहुत शाई होते हैं और ज्यादातर आपको दिखेंगे नहीं ओपन में। जैसे ही थोड़ा सा भी ओपन एरिया होता है तो बड़ी तेजी से भागते हैं। और शॉर्ट फ्लाइट होती है इनकी, मतलब बहुत लंबे डिस्टेंस तक ये उड़ के नहीं जाते। फ्लाइट इनकी थोड़ी शॉर्ट और क्लमजी होती है, लेकिन भागते बहुत तेज हैं ये अंडरग्रोथ के अंदर। तो ये सारी की सारी जो है जंगल बुशक्वेल दिख रहे हैं। इसमें जो मेल है उसके सर पे बढ़िया सा ब्राइट ब्राउन कलर है और चेस्ट पे बार्स हैं, ब्लैक और ब्राउन कलर के बार्स हैं। जबकि जो फीमेल है साइज उसका भी लगभग उतना ही बड़ा है। उसकी बॉडी पर एक यूनिफॉर्म ब्राउनिश कलर है। उसके चेस्ट पे कोई मार्किंग्स नहीं है, फेस पर भी कोई मार्किंग्स नहीं है। तो ये मेल और फीमेल का डिफरेंस है। और सारे के सारे जंगल बुश क्वेल हैं। कॉमन लैंग्वेज में कोयल को बटेर कहते हैं, मतलब सारे कोयल्स को बटेर कहते हैं। कोयल्स की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। जैसे ये जंगल बुश क्वेल मैंने आपको बताया रॉक बुश क्वेल की तरह ही दिखती है। बहुत क्लोज है दोनों अपीयरेंस में। आवाज थोड़ी अलग होती है और इनका हैबिटेट अलग होता है, और साइज में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। इसके अलावा जहाँ बिग वन में मैंने देखा था वहां पर बार्ड बटन कोयल भी हमें मिली थी और एक रेन कोयल की भी आवाज आ रही थी जो हम देख नहीं पाए थे। और जैसे जंगल बुश क्वेल के अलावा पेंटेड बुश क्वेल भी होती है। और इसमें हर एक स्पीशीज का, जैसे जंगल बुश क्वेल की भी 3 सब स्पीशीज होती हैं, इसी तरह से रॉक बुश क्वेल की भी 3 अलग अलग सब स्पीशीज होती हैं। तो जो बर्डिंग की जो दुनिया है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ज्यादा। मतलब जो एनिमल्स हैं या जो बड़े जीव हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत होती है, लेकिन आपको स्टडी एक ही जानवर को करना है। लेकिन बर्ड्स में इतनी सारी स्पीशीज हैं और हर एक स्पीशीज में बहुत सारी सब स्पीशीज भी हैं।
तो हर एक इंडिविजुअल के बारे में किसी को भी सब कुछ पता हो, चाहे वो कितना भी एक्सपर्ट हो सब्जेक्ट में, ये पॉसिबल नहीं है। तो जितने बार आप फील्ड में जाएंगे आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। जैसे ये जंगल बुश क्वेल मैंने पहली बार देखा है, ये मेरे लिए अभी लाइफर है, जबकि बिल्कुल सिमिलर स्पीशीज मैंने बिग वन में देखी हुई है। और अभी मुझे कंफ्यूजन भी हुआ जब एक बार ये भागते हुए आए, मुझे लगा शायद फ्रैंकोलिन के बच्चे हैं, लेकिन फिर साइज इतना छोटा समझ में नहीं आ रहा था क्या है। फिर इसको चेक किया जब इसका आईडी, तो पता चला कि ये जंगल बुश क्वेल है। तो इसी तरह आपको हर दिन कुछ नया सीखना है। इस पेड़ पे दोस्तों ग्रेटर फ्लेमबैक वुडपेकर है। अब ग्रेटर फ्लेमबैक वुडपेकर और ब्लैक रम्प्ड वुडपेकर दोनों मिलते हैं हिमालयाज में। जो ब्लैक रम्प्ड वुडपेकर है वो प्लेन्स में मिलता है, जो सिटी फॉरेस्ट वगैरह में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ग्रेटर फ्लेमबैक आपको सिर्फ पहाड़ों में मिलेगा। इन दोनों में फर्क ये होता है, ग्रेटर फ्लेमबैक ऑब्वियसली साइज में थोड़ा बड़ा है, कलरेशन उसकी बॉडी का सिमिलर होता है ब्लैक रम्प फ्लेम बैक की तरह, लेकिन रम्प इसकी रेड कलर की होती है, जबकि ब्लैक रम्प फ्लेम बैक की जो रम्प है वो ब्लैक कलर की होती है। सर पे इसमें मेल्स में ब्राइट कलर रेड कलर का कैप होता है, और जो फीमेल्स हैं उनके सर पे अलग वेरिएबल कलर का कैप हो सकता है, मतलब ब्राउनिश या ब्लैकिश कैप हो सकता है ग्रेटर फ्लेम बैक में। जबकि जो ब्लैक रम्प फ्लेम बैक की फीमेल होती है उसके सर पे रेड कलर का ही कैप रहेगा, लेकिन कम प्रोमिनेंट रहेगा। तो ये बहुत दूर है, मतलब जूम कैमरे से भी उसके मैक्सिमम जूम के बियॉन्ड जाके इतना ही मिल पा रहा है। तो ये मुझे जहां तक इसकी बॉडी और कैप का कलर लग रहा है ग्रेटर फ्लेम। दोस्तों शाम का नज़ारा है अभी। आकाश में देखिए छोटे छोटे बादल हैं, स्कैटर्ड क्लाउड्स हैं, और चंद्रमा दिख रहा है आपको बादलों के बीच में। अभी अभी सूर्यास्त हुआ है, पहाड़ों के पीछे सूरज चला गया है, हल्की सी लालिमा दिख रही है। इस समय जो आखिरी कोलाहल होता है पक्षियों का, जो आपको सुनाई देता है इससे पहले वो रात के लिए सेटल हो जाएं, वो आपको सुनने को मिलेगा। तो शाम के टाइम शहरों में तो बहुत बिजी रहता है आदमी, ऑफिस से घर जाता है या कहीं बाहर जाना है, कुछ काम है, हमें बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता। लेकिन जब जब आप कहीं हॉलीडे पे जाते हैं, ऐसी जगह जो नेचर के बहुत करीब है, और ऐसी ही जगह पर आपको जाना भी चाहिए। तो अभी देखिए इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया है, मैंने अपने पहले राजा जी सफारी वाले वीडियो में भी बोला था कि इको टूरिज्म का मतलब ही यही होता है कि जब आप किसी जगह पर जाएं तो पहले से थोड़ा रिसर्च करके जाएं उसके बारे में, और वहां पर जाकर भी आप कुछ नया सीखें। घूमने के साथ साथ आप कुछ नया सीखें भी, और आप एक जिम्मेदार टूरिस्ट की तरह घूमें, यही इको टूरिज्म है। यहाँ पर इंडियन ग्रे हॉर्नबिल बैठा है, ये शहरों में भी मिलता है और बड़ा कॉमनली दिख जाता है। लेकिन हॉर्नबिल दिखना अपने आप में एक अच्छी बात है, चाहे वो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल हो या ग्रेट हॉर्नबिल हो। और इनके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि ये पेड़ के कोटर में जो इनका खास तरीका है नेस्टिंग का, उसके लिए मशहूर हैं। हॉर्नबिल्स भी मोनोगैमस होते हैं, एक ही मेट चुनते हैं, पूरी लाइफ उसी के साथ रहते हैं, ये भी इनकी खासियत होती है। ये सामने वाले पहाड़ पर देखिए जो पेड़ है इसके ऊपर बहुत सारे लंगूर आके बैठ गए हैं और जोर जोर से हिला रहे हैं इसको। लंगूर वैसे तो संतरी का काम करता है यहाँ पर, हालांकि ये ऊंचाई पे बैठा नहीं है पेड़ पे कहीं, लेकिन जब आप जंगल में देखेंगे लंगूर को, जिस पेड़ पे लंगूर बैठे होंगे उसी के नीचे डियर चर रहे होंगे, और पीकॉक्स भी उसके आसपास घूमते हैं। तो ये जो पीकॉक, बंदर और ये डियर, इसके बीच में एक बड़ा जो है सिम्बियोटिक सा रिलेशनशिप है, और ये सभी स्पीशीज एक दूसरे के काम आते हैं। अभी जमीन पर भी कुछ लंगूर यहाँ पे भाग रहे हैं, तो इस समय आस पास कोई भी प्रेडेटर नहीं है, इसीलिए ये बेखौफ होके आराम से घूम रहे हैं। लेकिन जंगलों में जब आप देखेंगे लंगूर अलर्ट बैठे रहते हैं पेड़ों के ऊपर, ट्री टॉप से बिल्कुल देख रहे होते हैं, और जैसे ही इनको कोई प्रेडेटर मूव करता हुआ दिखता है तो ये तुरंत अपनी कॉल से अलर्ट कर देते हैं नीचे वाले जानवरों को। और जो डियर वगैरह होते हैं इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो जब ये सूंघ लेते हैं कोई जानवर, अगर हवा की दिशा की तरफ से इनको सूंघने में आ जाता है प्रेडेटर, तो ये अपनी अलार्म कॉल कर लेते हैं, उसको लंगूर समझ लेते हैं। तो ये एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, और इस तरह से जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो हर हर जानवर का अपना अपना रोल है। बायोडाइवर्सिटी जो हम कहते हैं उसका मतलब यही है कि इकोसिस्टम में हर जानवर इम्पोर्टेंट है। ये खेत में आपको पीकॉक खड़ा हुआ दिख रहा है, ये उसी खेत का ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर मैंने वो जंगल बुश क्वेल्स की पूरी फैमिली देखी थी। बहुत सारे जंगल बुश क्वेल थे उसी खेत में, ऊपर की तरफ ये पीकॉक खड़ा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले ये जो ये रिज दिख रहा है इसके पीछे था, पूरे पर फैला के और डांस कर रहा था। तो क्योंकि रिज के पीछे था तो वो पूरा कैमरे में आ नहीं पाया,
उसके बाद जब इसने अपने पर बंद कर लिए तो ये ऊपर आ गया, रिज के ऊपर आके खड़ा हो गया। अब यहाँ पे प्रीनिंग कर रहा है, थोड़ी धूप सेक रहा है। तो इस टाइम पीकॉक्स का पूरा ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। बहुत सारे मेल पीफाउल आसपास घूम रहे हैं जिनके पंख पूरे बड़े साइज के हो गए हैं और मेट्स की तलाश में हैं। और जो फीमेल पीफाउल होती है उसकी गर्दन देखिए ग्रीनिश कलर की होती है और उसकी जो पूंछ होती है वो पीकॉक की तरह लंबी नहीं होती है, छोटी पूंछ होती है। तो वो मेल फीमेल का ये डिस्टिंक्शन है। बाकी इनका मैंने अपने राजा जी सफारी वाले वीडियो में भी लेकिंग के बारे में काफ़ी लंबा डिस्कस किया था कि लेकिंग का क्या मतलब होता है और ये प्रक्रिया किस तरह से की जाती है और फीमेल को क्यों मेट चुनने का अधिकार दिया गया है बर्ड किंगडम में। ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की थी। तो अभी ये पीकॉक भी बिल्कुल अपने ब्रीडिंग पीरियड में है और ब्रीडिंग जैसे ही इनकी खत्म हो जाएगी और बरसात शुरू हो जाएगी, मतलब जून एंड या जुलाई के आसपास ये अपने पंख गिराने शुरू कर देते हैं, क्योंकि बरसात में जब ये पंख गीले हो जाते हैं तो इनके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीकॉक वैसे ही थोड़े हैवी बॉडी का है, तो इस बाकी भी जैसे हैवी बॉडीड बर्ड्स होती हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, सारस है, इन सब की फ्लाइट थोड़ी क्लमजी हो जाती है। यहाँ पर छोटी सी एक चिड़िया है जो यहाँ पत्थरों के बीच बीच में उछल रही है। ये है सल्फर बेलीड वॉर्बलर। मेरे लिए भी ये लाइफर है। वॉर्बलर्स की पहचान वैसे भी मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन इसको मैंने, इसका वीडियो अच्छा बन गया तो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये माइग्रेंट है, इंडिया में विंटर माइग्रेंट है। मतलब इसका जो ब्रीडिंग होता है वो सेंट्रल एशिया, चाइना, मंगोलिया, अफगानिस्तान वगैरह के जो रॉकी एरियाज हैं वहीं पर इसकी ब्रीडिंग होती है। विंटर में ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाता है। तो अभी ये विंटर माइग्रेंट विंटर में आया था, वापस नहीं गया है। अभी समर की शुरुआत भी ठीक से हुई नहीं है, ठंडक है अभी भी, तो इसलिए अभी गया नहीं है। वजन इसका केवल 7 से 10 ग्राम के बीच में होता है। और ये जो छोटे छोटे वॉर्बलर्स हैं ये ज़्यादातर या तो ब्रांचेस पे या लीफ वॉर्बलर है ये, तो लीव्स में से कीड़े पकड़ता हुआ आपको नजर आएगा या इस तरह पत्थरों पे उछलता हुआ। ये एक और वॉर्बलर है दोस्तों, ग्रीनिश वॉर्बलर है। जिस तरह सल्फर बेलीड वॉर्बलर का अपर पार्ट्स थोड़े ब्राउनिश और जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो येलोइश कलर का होता है और उसके आँख के ऊपर सुपरसीलियम रहती है एक येलोइश, वैसे ग्रीनिश वॉर्बलर की पूरी बॉडी पे ऑलिव ग्रीन टाइप का कलर रहता है और आँखों के ऊपर जो सुपरसीलियम है, जो आँखों के ऊपर वाला एरिया उसको सुपरसीलियम कहते हैं, वो भी ग्रीन कलर का ही इसका सुपरसीलियम पे मार्क रहता है। तो ग्रीनिश वॉर्बलर्स भी बहुत स्ट्रांगली माइग्रेटरी हैं और इनकी ब्रीडिंग वही यूरोप, सेंट्रल एशिया, नॉर्थर्न चाइना वगैरह में होती है और विंटर में ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये येलो नेप है। अब इसमें भी ग्रेटर और लेसर होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वुडपेकर्स का तो बिल्कुल हेवन है ये। मैंने 7-8 वैरायटीज़ यहाँ वुडपेकर के देख लिए। उस दिन भी मैंने ग्रेटर फ्लेम बैक देखा है जो कि ब्लैक क्रम फ्लेम बैक जैसा ही लग रहा था। सिमिलैरिटी होती है इनमें बहुत, लेकिन काफ़ी दूर था वो। लेकिन मुझे बाद में जो लगा कि वो ग्रेटर फ्लेम बैक ही लग रहा था मुझे। अब ये देखिए येलो नेप है, लेसर येलो नेप होगा ये मोस्ट लाइकली। मैं चेक करके इसको सबटाइटल में डाल दूंगी। लेसर येलो नेप वुडपेकर रेजिडेंट है हिमालयाज में। ये ग्रीन बी ईटर है। बी ईटर्स की जो पूरी फैमिली है वो भी बहुत ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स हैं, जिस तरह किंगफिशर हैं या बार्बेट्स हैं, ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, उसी तरह बी ईटर भी। यहाँ पर आसपास लीनिएटेड बार्बेट्स बहुत सारे हैं और लीनिएटेड बार्बेट और ब्राउन हेडेड बार्बेट में काफ़ी कॉमन कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल अलग हैं दोनों। अगर आप ध्यान से देखेंगे ब्राउन हेडेड को शहरों में भी सिटी पार्क में बड़ा कॉमनली मिलता है, तो वो बिल्कुल अलग होता है, उसकी कॉल भी बिल्कुल अलग होती है। और जो लीनिएटेड बार्बेट है जो आपको सामने दिख रहे हैं ये बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर जिस तरह वुडपेकर्स का हेवन है वैसे ही बार्बेट्स का भी हेवन है। यहाँ पर ग्रेट बार्बेट भी है और जो कि सबसे बड़ा होता है साइज में और सबसे ज़्यादा कलरफुल भी होता है, मल्टीपल कलर्स होते हैं उसकी बॉडी पर। और उसके अलावा आपका ये जो लीनिएटेड बार्बेट है ये तो काफ़ी सारे हैं नंबर में। ब्लू थ्रोटेड बार्बेट मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मर्लिन ऐप में उसकी कॉल डिटेक्ट हो रही है। और उसके अलावा ब्राउन हेडेड बार्बेट भी है और कॉपर स्मिथ बार्बेट की भी कॉल सुनाई दे रही है, लेकिन कॉपर स्मिथ बार्बेट भी अभी मुझे कहीं क्लियरली बैठा हुआ नहीं दिखा। अगर कहीं पेड़ के ब्रांचेस में बैठा होता है तो इतना क्लियरली सामने नहीं दिखाई देता है। लेकिन 5 बार्बेट्स ऐसे हैं आसपास जिनकी आवाज़ें मर्लिन डिटेक्ट कर रहा है।
और ये बेस्ट होता है शाम के टाइम या सुबह के टाइम, जिस टाइम भी आप बर्डिंग कर रहे हैं, 1-2 घंटे आप बर्डिंग को दे रहे हैं, तो आप एक किसी खुली जगह पे और शांत जगह पे बैठ जाए जहाँ पे और कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं, लोगों की बातें या किसी मशीन की आवाज़, ये सब नहीं आना चाहिए। और आप मर्लिन का साउंड ऐप ऑन करके बैठ जाइए, सारी बर्ड्स की आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। ये इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर की फीमेल है, फीमेल आ गई है तो मेल भी आएगा ही। बड़ा खूबसूरत वाइट कलर का लंबी पूंछ वाला मेल होता है, जो 5 ईयर्स से ज़्यादा उम्र जिसकी होती है। टेल्ड स्टारलिंग्स का एक बहुत बड़ा फ्लॉक आ गया है, करीब 50-60 बर्ड्स होंगे इसमें। और यहाँ पे पहले मैंने देखा भी नहीं है इनको यहाँ पर। और चेस्टनट टेल स्टारलिंग को ही ग्रे हेडेड स्टारलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इनका सर का पोर्शन देखिए बिल्कुल ग्रे कलर का है, और जो पूंछ है और बाकी की बॉडी है वो चेस्टनट कलर की है, तो ग्रे हेडेड मैना या ग्रे हेडेड स्टारलिंग भी कहते हैं। और चेस्टनट टेल स्टारलिंग तो इसका प्रॉपर जो नॉमेनक्लेचर है वो है ही। इससे पहले मैंने देखा हुआ है इसको कोरापुट उड़ीसा में, और कोरापुट का जंगल भी बहुत अच्छा है। ईस्टर्न घाट्स अगर आप कभी जाएं तो काफ़ी अनटच्ड जंगल है वहाँ पर, अगर आप जाएं तो आपको बहुत सुंदर लगेगी वो जगह। अच्छा, ये जो चेस्टनट टेल्ड स्टारलिंग्स हैं, इससे बहुत सिमिलर, मिलती जुलती होती है मालाबार स्टारलिंग, जो पेनिनसुलर इंडिया में साउथ में मिलती है ज़्यादा, और उधर ये माइग्रेटरी स्पीशीज है। और थोड़ा बहुत आप इनको देखेंगे तो, क्योंकि ये सब मैना की फैमिली के ही हैं, जो कॉमन हमारी मैना होती है उसके ही फैमिली के ये सब हैं। ब्राह्मणी स्टारलिंग अगर आप देखोगे, ब्राह्मणी स्टारलिंग रेजिडेंट है, ज्यादातर शहरों में भी मिलती है। थोड़ी थोड़ी इसकी शक्ल ब्राह्मणी स्टारलिंग जैसी होती है, लेकिन बॉडी का कलर वगैरह बिल्कुल अलग है। उसकी भी बॉडी चेस्टनट कलर की होती है, लेकिन उसके सर पे एक ब्लैक कलर का बिल्कुल चुटिया जैसी होती है, जिसकी वजह से उसको ब्राह्मणी स्टारलिंग कहते हैं। यहाँ पर है टेगा फ्लाई कैचर। टेगा फ्लाई कैचर का आइडेंटिफाइंग मार्क ये है कि इसके गले के पास एक ऑरेंज कलर का पैच होता है, और सिमिलर ऐसे ही रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर भी होती है, लेकिन उसका रेड ब्रेस्ट मतलब जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है वहां पे रेडिश कलर होता है, तो इसलिए। इस पेड़ पर आपके प्लम हेडेड पैराकीट्स बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी फीमेल्स हैं। तो जो फीमेल्स होती हैं प्लम हेडेड की, उसका सर स्लेटी कलर का होता है। मेरा जो कोलू चौड़ का वीडियो है उसमें बहुत ढेर सारे प्लम हेडेड पैराकीट्स का मैंने वीडियो बनाया था, वो पूरे आम के पेड़ों पे बैठे थे। यहाँ पर दिख रहे हैं वेलवेट फ्रंटेड नटहैच, और 4 बर्ड्स हैं इस पेड़ में, मतलब 2 पेयर्स हैं। नटहैचेस की जो खासियत होती है कि वो पेड़ के तने के ऊपर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कैसे भी चलते रहते हैं बड़े आराम से। दूसरी जो बर्ड्स होती हैं वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, हालांकि ट्री क्रीपर जो है वो ऐसा कर पाता है। तो जो ये प्रॉपर्टी है नटहैचेस की, वो इसलिए है क्योंकि इनके जो पैर होते हैं उस पे बड़े मजबूत नाखून होते हैं, जो क्लॉज इनके होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, तो पेड़ के तने को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, इसलिए किसी भी डायरेक्शन में बड़े आराम से पेड़ के ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं। और वेलवेट फ्रंटेड नटहैच बड़ी सुंदर होती है। इसकी बॉडी का पीछे का पोर्शन आप देखिए तो ब्लू कलर का है, और बीक जो है वो ब्राइट रेड कलर की है। और जो मेल्स होते हैं उसके ब्लैक कलर की सुपरसीलियम भी होती है, आंख के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको सुपरसीलियम कहते हैं। तो ये बाकी नटहैचेस की तरह ये भी ऐसे पेड़ के तने पे ऊपर नीचे चलती रहती है हर डायरेक्शन में, और कीड़े वगैरह ही खाती है। वो सामने की पहाड़ पे कहीं पर ग्रेट बार्बेट बोल रहा है, लेकिन इस तरफ नहीं आ रहा है। ग्रेट बार्बेट की कॉल सुबह शाम सुनाई दे रही है। ये जो सबसे प्रोमिनेंट जो साउंड आ रही है ग्रेट बार्बेट की। कॉपर स्मिथ बार्बेट भी अभी बोल रहा था, अब चुप हो गया है। बुलबुल्स यहाँ रेड वेंटेड हैं, रेड विस्कर्ट हैं, हिमालयन बुलबुल हैं, स्पॉटेड डव बोलने लग गई। इस पेड़ पे वुडपेकर भी आते हैं, सनबर्ड्स बोल रही हैं, बहुत सारी बुश चैट्स हैं यहाँ पर, बी ईटर्स हैं, ग्रीन बी ईटर्स। और ऊपर के जंगल में बहुत ढेर सारी बर्ड्स हैं, यहाँ से तो पता नहीं चलता। यहाँ पर एक वाइट क्रेस्टेड लाफिंग थ्रशेस का फ्लॉक है, बीच बीच में वो लोग भी बहुत ज़्यादा कोलाहल करते हैं। ये ग्रे हेडेड स्टारलिंग्स का कोलाहल सुनाई दे रहा है इस पेड़ के अंदर से, एटलीस्ट 50 होंगे कम से कम। ग्रे हेडेड स्टारलिंग बहुत सारे, और बाकी जो बर्ड्स हैं यहाँ पे बुलबुल वगैरह वो पेड़ से निकल निकल के भाग रही हैं।
क्योंकि ये किसी और को बैठने ही नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी आकाश में आपको बिल्कुल अर्ली इवनिंग है, अभी अभी सूर्यास्त हुआ है और अंधेरा हुआ है। और ये चमकता हुआ जो ऑब्जेक्ट है आकाश में, ये वीनस है। वीनस ब्राइट इसलिए दिखता है क्योंकि उसका सरफेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसके जो बादल हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो सारी की सारी जो सूरज की गर्मी होती है वो इसके सरफेस पर ही ट्रैप होकर रह जाती है, और वीनस सूरज के करीब भी है, तो इसलिए इसका सरफेस बहुत गर्म रहता है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस पर कमेंट करते रहिए, उन्हें लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में।